जय हिंद दोस्तों, कैसे लोग। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होंगे, अपने सरकार में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का बी एड एंट्रेंस 2025 के एग्जाम में। और हम करने वाले हैं सामान्य ज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि महामैराथन की क्लास आज 11 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो वह है रैखिक संवेग संरक्षण। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, रैखिक संवेग संरक्षण। जेट इंजन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है और आधुनिक विमान मुख्यतः जेट इंजन का ही प्रयोग करते हैं। जेट इंजन की खोज की बात करते हैं। खोज ने किसने किया था? खोज की बात करते हैं, फ्रैंक व्हिटल ने की थी। फ्रैंक व्हिटल ने इसकी खोज की थी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली, सेंट्रोसोम। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यह भी क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। निम्न में से किस कोशिका को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु एवं नील हरित शैवाल को छोड़कर शेष सभी पादप एवं जंतुओं कोशिकाओं को कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए अणुओं को कहते हैं। सेकंड ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आलू का कौन सा भाग खाने योग्य है? तना, बीज, जड़ या फल? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? तो वह है तना। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तना। तना पौधे का वह भाग होता है जो भूमि एवं जल के विपरीत तथा प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। यह प्रांकुर से विकसित होता है और शाखाओं, पत्तियों, फूल एवं फल का रूप धारण करता है। आलू का खाने वाला भाग स्कंद कंद नामक तना होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, तना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी किस वर्ष में? 1955 में, 1960 में, 1965 में, 1970 में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो वह है 1960 में। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 1960 में। गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना
1960 में उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर जनपद में हुई थी। कहाँ पर इस विद्यालय की स्थापना किया गया था? तो वह है उत्तराखंड, उत्तराखंड में स्थित है और यह भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक प्रदेश को मसालों का बागान कहा जाता है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किस एक प्रदेश को मसालों का बागान कहा जाता है? तो वह है केरल। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, केरल। केरल राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है। काली मिर्च की बात करते हैं। काली मिर्च यह मसालों का राजा है। मसालों का राजा। इलायची, इलायची जो है यह मसालों की रानी। मसालों का राजा काली मिर्च, मसालों की रानी इलायची। और केरल में भारत का 94% काली मिर्च उत्पादन होता है। काली मिर्च जो है यह केरल में 94% उत्पादन होता है। इलायची की बात करते हैं, यह 60% उत्पादन होता है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है मेथेन, एसिटिलीन, एथिलीन, ब्यूटेन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया, वनडे एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जाता है। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होता है, तो वह है ब्यूटेन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ब्यूटेन। तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का मुख्य आधार घटक ब्यूटेन है और द्रवित पेट्रोलियम गैस प्रोपेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है और घरों में या रसोई गैस के रूप में प्रयुक्त होती है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। आम्भी, पुरु यानी पोरस, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्म नंद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो वह है पुरु यानी पोरस। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पोरस। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रे के पार कर भारत में प्रवेश किया और सिकंदर के भारत पहुंचने पर तक्षशिला के राजा अम्भी ने उसकी सहायता का वचन देकर उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। झेलम तथा चीनाव नदियों के मध्यवर्ती प्रदेश के शासक पोरस द्वारा सिकंदर के समक्ष समर्पण की मांग ठुकरा देने के फलस्वरूप झेलम का युद्ध हुआ। यानी झेलम को हम बितिस्ता नदी भी कहते हैं। पुराना नाम क्या है?
वितस्ता, यह एग्जाम में पूछा गया है। वितस्ता इसका पुराना नाम है झेलम का। और इस युद्ध में पोरस की हार हुई थी। पोरस जो है पराजित हुआ, किंतु उसकी वीरता से प्रसन्न होकर सिकंदर ने उसका राज्य उसे लौटा दिया तथा 5000 नगरों तथा गांव सहित 15 गणराज्य के राज्य क्षेत्र भेंट कर उससे मैत्री कर ली। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, पोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत प्रारंभ होता है 78 ईस्वी से, 58 ईसा पूर्व से, 120 ईस्वी से, 320 ईस्वी से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है शक संवत प्रारंभ होता है, यह प्रारंभ होता है 78 ईस्वी से। 78 ईस्वी से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। कनिष्क ने अपने राज्यारोहण की स्मृति में 78 ईस्वी में शक संवत का प्रवर्तन किया था और चौथी बौद्ध संगीत कनिष्क के समय में कश्मीर में हुई थी। चौथा बौद्ध संगीत किसके समय में हुआ था? तो वह कनिष्क के ही समय में हुआ था। कनिष्क के समय में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? यह एग्जाम में पूछा गया है। कश्मीर में, कुंडलवन बिहार, कश्मीर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 78 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? पहला ऑप्शन कह रहा है नंदी कलम्बकम, कलिंग पुत्तपर्णी, पोरिया पुराणम, कुरल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इम्पॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो वह है कुरल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कुरल। तमिल भाषा में रचित कुराल को लघु वेद की संज्ञा दी गई है। इसके रचयिता संत तिरुवल्लुर थे। इसके रचयिता कौन थे? संत त्रिवल्लुर थे। इस ग्रंथ में कुल 133 अध्याय हैं। यह जो ग्रंथ है इसमें कितने अध्याय हैं? 133 अध्याय हैं और 1330 कविताएं हैं। ये सभी इम्पॉर्टेंट है। 1330 कविताएं हैं, 133 अध्याय है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कुरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 का 1D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, एकांतता का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? संविधान से क्वेश्चन है। संविधान से 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 का 1 यानी डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो वह है विदेश यात्रा का अधिकार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, विदेश यात्रा का अधिकार अनुच्छेद 19 का 1D भ्रमण करने की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। यह जो है संबंधित है भ्रमण करने की स्वतंत्रता से संबंधित है। स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 21 बहुत ही महत्वपूर्ण यह अनुच्छेद है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है।
यह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, विदेश यात्रा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपद ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, ऋग्वेद से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? गोपद ब्राह्मण संबंधित है, यह किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नय नार कौन थे? वैष्णव धर्मानुयायी, शैव धर्मानुयायी, शाक्त, सूर्योपासक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। नय नार कौन थे? यह शैव धर्मानुयायी थे। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, शैव धर्मानुयायी। वैष्णव धर्मानुयायी, इन्हें क्या कहा जाता था? अलवार, अलवार कहा जाता था। दक्षिण भारत में पूर्व मध्य काल में भगवान विष्णु की उपासना करने वाले अलवार और भगवान शिव की उपासना करने वाले नय नार कहलाए। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, शैव धर्मानुयायी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में या गुजरात में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था, यह स्थित था गुजरात में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, गुजरात राज्य में स्थित था। वल्लभीपुर प्राचीन भारत का एक नगर था जो 5वीं से 8वीं शताब्दी तक मैत्रक वंश की राजधानी रहा, और यह पश्चिमी भारत के सौराष्ट्र में और बाद में गुजरात राज्य के भावनगर के बंदरगाह के पश्चिमोत्तर में खंबात की खाड़ी के मुहावने पर स्थित था। और यहाँ की प्रसिद्ध का महत्वपूर्ण कारण था वल्लभी विश्वविद्यालय था, जो तक्षशिला तथा नालंदा की परंपरा में था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतपरडी गुफा स्थित है सांची में, नालंदा में, राजगिरी में, पावापुरी में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में यह क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। इसके बाद यही क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया है। सतपरडी गुफा स्थित है, यह स्थित है राजगिरी में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राजगिरी में स्थित है सतपरडी गुफा, और राजगिरी में ही प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था कहाँ पर? राजगिरी में। किसके शासनकाल में? तो वह है आजाद शत्रु के शासनकाल में। आजाद शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था कहाँ पर? राजगिरी में। सतपरडी गुफा में 483 ईसा पूर्व में संपन्न हुआ था। यह जो है प्रथम बौद्ध संगीत कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में।
483 ईसा पूर्व में यह संगीत संपन्न हुई थी। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। यह काफ़ी बार पूछा जाता है, अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। इसकी अध्यक्षता की थी महाकश्यप ने। यह इंपॉर्टेंट है। प्रथम बौद्ध संगीत राजगिरी में हुआ था और इस संगीत में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटक और सुत्त पिटक में विभाजित किया गया था। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, राजगिरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? बृहत कथा, ब्राह्मण, बृहत संहिता, जय संहिता। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? यह जो जानी जाती है जय संहिता के रूप में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, जय संहिता। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। किसने की थी रचना? यह वेद व्यास ने। वेद व्यास ने इसकी रचना की थी और पहले इसमें केवल 8800 श्लोक थे। पहले इसमें 8800 श्लोक थे। इसका नाम जय संहिता था और बाद में यह बढ़कर 24,000 श्लोक हो गया। बाद में यह बढ़कर 24,000 श्लोकों का संग्रह हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ। अंत में 1 लाख श्लोक होने के कारण इसे सप्तशास्त्रीय संहिता तथा यह महाभारत कहा जाने लगा और यह 18 पर्वों में विभक्त है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? दारा शिकोह, शुजा, औरंगजेब, मुराद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? तो वह है दारा शिकोह। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दारा शिकोह ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी, दारा शिकोह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मिंटो द्वितीय। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? यह पारित हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में यह पारित हुआ था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के मध्य भारत के वायसराय थे। यह जो है वायसराय रहा 1916 से 1921 के मध्य और इन्हीं के कार्यकाल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। यह इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था 1899 में, 1901 में, 1903 में, 1905 में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन यह भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए और तेजी से क्वेश्चन का आंसर देते रहिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1905 में। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 1905 में यह अपनाया गया था लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन के समय में लॉर्ड कर्जन ने 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। इसी ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। बंगाल विभाजन की घोषणा की, जिसके परिणाम स्वरूप 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हुआ था। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, लॉर्ड मिंटो के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन वनडे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है और बीएड एंट्रेंस के एग्ज़ाम में यह जो है 2013 में पूछा गया था और 2017। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फूट डालो राज करो की रणनीति अपनाई गई थी।
यह रणनीति अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, लॉर्ड कर्जन द्वारा फूट डालो राज करो की रणनीति का जिम्मेदार सामान्य तौर पर लॉर्ड कर्जन को माना जाता है, मगर लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर कुंजी के अनुसार लॉर्ड मिंटो को फूट डालो राज करो की रणनीति अपनाने वाला बताया गया है। यहाँ पर लॉर्ड मिंटो को भी बताया गया है। तो दोनों क्वेश्चन में जो है थोड़ा संशय है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट मानते हैं, लॉर्ड कर्जन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का मुख्यालय था, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, मद्रास या कलकत्ता? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? गदर पार्टी का मुख्यालय था, हम सभी को पता है, सैन फ्रांसिस्को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। सैन फ्रांसिस्को 1913 में सोहन सिंह भाखना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की और इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिसे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया और इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को था। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है? या जो है अमेरिका में स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं पर क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।